अगर मैं शनि की साढ़े सती की बात करूं, ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे स्लो चलने वाला प्लैनेट है। लगभग 2.5 साल में एक राशि को वो चेंज करता है। जैसे अभी की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि पर आखिरी ढैया चल रहा है जो कि 2027 में खत्म हो जाएगा। मेष राशि पर अभी 7.5 लगी है तो उसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है। गुरु जैसे भी अस्त चल रहे हैं और टफ प्लैनेट्स हैं यानी मंगल और केतु जो कि अंगारक दोष बनाते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस एवरेज आती हैं। लगन कुंडली क्या होती है कि जब आप जन्म लेते हैं तो उस जन्म लेते समय आपके कुंडली के पहले भाव में जो राशि आती है वो आपका लगन बनता है। बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर जो मिसगाइड करते हैं। अधिकतर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपने हर लोगों को एक भय क्रिएट करते हैं। जब आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में, चौथे घर में और 8वें घर में होता है तो इसको कहा जाता है कि पूर्ण मांगलिक दोष बोध गया। बिहार में ये स्थान पड़ता है। उस समय साल में एक बार जब पितृ पक्ष आता है उस समय आप जाइए, अपने पितरों की शांति वहाँ कराइए, पिंडदान कर दीजिए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने एक विशेष पूजा करा के उनको विदा कर दिया। तो आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही खास हैं। उनका नाम है तुषार शर्मा और वो एस्ट्रोलॉजर है एंड ही इज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 15-16 ईयर्स। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप और ऐड ऑन करें आपकी जर्नी के बारे में, थोड़ा एक्सपीरियंसेस के बारे में। लगभग 15-16 साल से तो रेगुलर प्रैक्टिस अपनी है। अगर आप बात करें एस्ट्रोलॉजी की और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हूँ, मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी रहती है मेरी और पिछले लगभग 20-25 साल से डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया है। उसके बाद स्पेसिफिकली अब अगर बात करेंगे तो मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिल्ली NCR में हूँ और उसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट्स हैं अपने। लगभग 20-25 हज़ार क्लाइंट होंगे मेरे अभी जो अभी मैं जिनको सर्व कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आज इनवाइट किया मुझे। एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखें सोशल मीडिया की लैंग्वेज के हिसाब से तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो और बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी राशियां होती हैं, उनके हिसाब से अलग अलग प्रेडिक्शंस होते हैं। अभी हम उस पर थोड़ा नहीं जाएंगे, हम तो बहुत ही बेसिक चीज़ पे हम पहले बात करेंगे कि जो ये साल है 2025 का, अगर हम हर एक डिजिट का अगर हम सम देखें कि 2 + 0 + 2 + 5 उसका सम ओवरऑल 9 बनता है। और ये साल कह सकते हैं कि एक जंग का साल भी है क्योंकि हम देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। तो मुझे 9 नंबर का सिग्निफिकेंस को समझना है कि ये इस 9 नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है और ये आप जो साल बचा हुआ है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम आप जिस समय मुहाने पे खड़े हैं तो ये सिचुएशन ऐसी है कि पिछले 6 महीने को अगर हम देखेंगे तो टोटली इट्स ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं इन टोटल तो 9 नंबर इज़ इंडिकेटिंग टू दी मार्स, मंगल का नंबर है। दूसरा क्या है कि ये एक कंप्लीशन का नंबर है कि कोई भी चीज़ अगर आप वैसे नॉर्मल अगर एक इंसान से पूछते हैं तो 1 से लेकर के 9 नंबर, 9 के बाद क्या 0 और 1 तो शुरुआत होती है। तो ये एंडिंग का नंबर भी है और ये नई शुरुआत का नंबर भी है, कंप्लीशन का नंबर भी है, डिज़ायर्स का नंबर भी है, स्ट्रेंथ का नंबर भी है। ओवरऑल आप देखेंगे आने वाले टाइम में 6 महीने में इतना कुछ बदलाव आ रहा होगा। पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शॉर्ट आउट होगा और नई बिगनिंग इन दी अर्थ वर्ल्ड वाइड, इंडिविजुअल वाइज, पर्सनल इंसान की अगर आप बात करते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। पॉजिटिव बदलाव आएगा। एक बार ऐसा लगेगा कि हम शायद ऐसा कर रहे हैं जो हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टिंग वाला है, कंप्लीशन का नंबर है, स्ट्रेंथ का नंबर है, हिम्मत का नंबर है, नई शुरुआत का नंबर है, पुरानी चीज़ें कंप्लीट अपनी होने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर कहेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा आपने क्वेश्चन किया था कि राइट्स हैं, झगड़े हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं। डेफिनेटली ये जो नंबर अभी आप देख रहे हैं या जो टाइमिंग देख रहे हैं, टाइमिंग क्या है, अभी ट्रांजिट का भी डिफरेंस आ रहा है। शनि वक्री होने वाले हैं 13 तारीख को, 13 जुलाई को। अभी जो गोचर में अगर आप देख रहे हैं, जिनको नॉलेज है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स होंगे जिनको पता होगा, मंगल केतु का युति है कहाँ पर, सिंह राशि। सिंह राशि इज़ इंडिकेटिंग टू दी सूर्य, यानी सूर्य जो है सेनापति है, राजा है, उसकी राशि में सेनापति मंगल आ रहे हैं, यानी राजा की राशि में सेनापति मंगल ने गोचर किया है, वहीं बैठे हुए केतु। तो कंप्लीट चीज़ों को ख़त्म करा के नई चीज़ों की तरफ लेकर के जाना, युद्ध कराना, किसी के ऑपरेशंस हो सकते हैं इस पीरियड में, तो उस तरह का ही पीरियड है। लेकिन जुलाई के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। लेकिन हाँ, शनि वक्री होंगे तो कह सकते हैं कि आने वाले 6 महीने एक तरह से फिनिशिंग और न्यू ओपनिंग्स का समय आने वाला है। तो अब थोड़ा सा हम हॉरोस्कोप की तरफ बात करते हैं। ऑफ कैमरा आपने कहा था कि देयर आर बेसिकली 4 और 5 हॉरोस्कोप्स जो ज़्यादातर इम्पैक्ट हो गए इनसे, तो मैं चाहता कि आप थोड़ा सा हमें उनके बारे में बताइए।
बिल्कुल, ये व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका भी कंसर्न डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। देखिए, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे कह सकते हैं स्लो चलने वाला प्लैनेट है, जिसको हम बोलते हैं बुजुर्ग की संज्ञा दी जाती है कि सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर अगर कोई प्लैनेट है तो वो कहलाता है शनि यानी सैटर्न। लगभग 2.5 साल में एक राशि को वो चेंज करता है। नॉर्मली एक राशि पे घूम करके 30 साल में लौटता है। तो जब वो चलता है, मूवमेंट करता है, तो लगभग 5 राशियों पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, जिसमें 3 राशियों की रहती है 7.5। जैसे अभी की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि पर आखिरी ढैया चल रहा है जो कि 2027 में ख़त्म हो जाएगा, यानी 2.5 साल का जो लास्ट पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाएगा 2027 में। मेष राशि पर अभी 7.5 लगी है, तो उसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीन की, दैट इज़ द पीक पीरियड। सबसे ये कहा जाता है कि शनि जब मिडल पार्ट में होता है, यानी 2.5 साल को आप 3 हिस्सों में बांट लो तो 7.5 साल होते हैं, इसको 7.5 ही कहा जाता है। तो इसका जो सबसे टफ पीरियड होता है वो माना जाता है जो पीक पीरियड यानी जो मिडल पीरियड होता है, यानी मीन राशि पे। तो ये जो समय है 2027 तक का, ये मीन राशि के लिए बहुत मुश्किल का कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुश्किल का समय संघर्ष का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, नई चीज़ों की शुरुआत कराएगा, पुरानी चीज़ों को निकाल के ख़त्म करेगा। तो शनि इज ए डिसिप्लिन प्लैनेट। उसके साथ 2 राशियाँ और हैं। एक राशि है धनु, जिसको सेजिटेरियस बोलते हैं, उस पर शनि की ढैया यानी 2.5 साल तक वो भी इफेक्ट रहेगा उसके ऊपर। और 5वीं जो राशि आपकी आ जाती है वो है सिंह राशि, यानी सिंह राशि पर भी इस समय ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो जो आपने प्रश्न किया था वो ये कि शनि अभी 5 राशियों को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, और जो वक्री होगा 13 जुलाई को, तो उसके बाद रेस्ट ऑफ राशियों पर भी यानी वापस आएगा, यानी कुछ काम छोड़ जाता है। वक्री का मतलब ये होता है कि एक प्लैनेट स्लो हुआ, वो पॉज लेता है कि मैं कोई काम ऐसा तो नहीं छोड़ा है। जैसे आप घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो कई बार होते हैं बीच में रुक जाते हैं, कुछ याद आता है आपको कि अरे अच्छा मैं कोई चीज़ भूल गया, तो आपको वो याद आता है कि मेरे को कौन सा कंप्लीशन रह गया था, वो पूरा करने के लिए आप वक्री होते हो या रुकते हो। तो ये 3-4 महीने का टाइम थोड़ा सा और रहेगा, जिसमें वृश्चिक राशि को भी थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा, तुला पे इफेक्ट आ जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो 6 महीने और बेटरमेंट की तरफ जाने वाले। नवंबर के बाद से टाइम बेटर है, वर्ल्ड वाइड भी, इंडिविजुअल वाइड भी। और अभी एक पॉइंट और बोल देता हूँ, फिर आप अगला डिस्कशन कर सकते हैं। गुरु जैसे भी अस्त चल रहे हैं और टफ प्लैनेट्स हैं, यानी मंगल और केतु जो कि अंगारक दोष बनाते हैं, उनका पीरियड ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। तो अभी शुभ काम रुके हुए हैं, टॉक्सिनेशन वाला पीरियड बहुत जाता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अचानक एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, तो वो सब चीज़ों के लिए चल रही है। लेकिन 10 जुलाई के बाद उसमें इफेक्ट पॉजिटिव आने लगेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आने लगेंगे, रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा, और 29 जुलाई के बाद 29 जुलाई के बाद और बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं अगस्त के बाद से रिलीफ आ रहा है। शनि को छोड़ देते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स का अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं शनि की 7.5 की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों को डर लगता है इस चीज़ से, वो डर जाता है कि शनि की 7.5 है। हुआ क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शनि एक स्लो प्लैनेट है, और कोई भी जो चीज़ होती है जब वो स्लो हो जाती है, तो स्लो होने पर रिजल्ट क्या आता है, आदमी को एंजाइटी आने लगती है, आदमी को इम्पल्सिवनेस आने लगती है, आदमी को ये लगता है कि ये हो क्यों नहीं रहा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो धीरे धीरे चलता है, तो 7.5 पर लोग इसीलिए डरते हैं कि 7.5 साल तक शनि आपकी पूरी राशि का पूरा बदलाव करता है। शनि कहता है मैं डिसिप्लिन कराने आपको आया हूँ, आप सिस्टमेटिक हो जाइए, आप अपने नीचे के लोगों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे 7.5 लगती है, अब उनकी बेसिक बिहेव तो वही वाला है जो पुराना चलता आ रहा है, तो वो तो बदलाव करेंगे नहीं। वो आज उन्होंने बदलाव नहीं किया तो शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है, उनके काम रुकने लगते हैं, वो किसी लिटिगेशन में चले जाते हैं, वो इलीगल वर्क कर रहे हैं, जो पहले कर रखा है उसका रिजल्ट क्योंकि न्याय का देवता है, जस्टिस प्लैनेट माना जाता है शनि को कि ये न्यायाधीश हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। इवन कि इनको पिता कहा जाता है सूर्य को, सूर्य के ऊपर भी जब ये इफेक्ट डालते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो बाकी हम आम इंसानों को तो इफेक्ट है, इसीलिए लोग डरते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, शनि एक बहुत अच्छा प्लैनेट है। और कोई भी प्लैनेट में, शनि को भी मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, चाहे आप शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, गुरु हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, सारे प्लैनेट एक अच्छे प्लैनेट ही हैं, क्योंकि अगर अच्छे नहीं होते तो भगवान इनकी रचना ही नहीं करते। बट हर आदमी का, हर प्लैनेट का अपना एक काम है। जैसे आप और हम एक काम कर रहे हैं, ऐसे ही हर इंसान का एक काम है, ऐसे ही हर प्लैनेट का अपना काम है, वो अपना काम करने आया है।
हम कहते हैं कि नहीं भाई तुम कुछ भी करते रहो, अपना दिमाग लगाएंगे, तो तकलीफ होगी। तो शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि के टाइम पर मुश्किल से मैं 2-3 पॉइंट्स बोल सकता हूँ जिनमें तकलीफ़ों को रिजोल्व किया जा सकता है। आप सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाइए, आप गलत काम ना करिए, किसी को दुख मत दीजिए, तकलीफ़ मत दीजिए, किसी के साथ दगा मत करिए। ये उनकी बेसिक नेचर है, क्योंकि जज के सामने जा कर के आप अगर गलत बात करोगे तो वो तो पनिशमेंट देगा। आप वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मिलोड छोड़ दो, क्योंकि वो तो पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा, शनि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं उपाय भी साथ के साथ दे देता हूँ, क्योंकि टॉपिक चल रहा है। तो शनि के लिए उपाय जनरली लोगों को सबको पता है कि हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को शनि बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि एक घटना है, बहुत लोगों को पता है कि नहीं पता, जब रावण ने शनि देव को लंका में बांध दिया था तो हनुमान जी ने जाकर के उनको छुड़ाया था। तो तब से ही शनि ने कहा कि जो भी आपकी सेवा करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, मैं उनके कष्टों में उतनी परेशानियां नहीं दूंगा, कष्ट कम करूंगा उनको। तो हनुमान जी की सेवा करें। शिव भगवान को गुरु मानते हैं, विष्णु भगवान को गुरु मानते हैं, उनके किसी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। शिव जी पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं सोमवार को, शनिवार को, उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जो नीचा तबका या जिसको ये कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा पीड़ित इंसान है, उसकी सेवा आप करेंगे। जो तकलीफ़ में है, जो कोई गरीब है, कोई अपाहिज है, कोई कुष्ठ रोगी है, कोई अनाथालय है, वहाँ पर जाके सेवा करेंगे आप, तो शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट कम आते हैं नेगेटिव वाले, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर मैं हॉरोस्कोप की बात करूं तो हर एक हॉरोस्कोप के जितने भी लोग होते हैं दुनिया में, वो उनके बेसिकली अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें, 2 ही सवाल है, करियर और लव, 2 ही चीज़ होती है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मेष राशि से, एरीज। तो मैं चाहता कि आप इनके करियर के बारे में थोड़ा बताइए और इनकी लव लाइफ कैसे होगी उसके बारे में। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि मेष राशि जो है काल पुरुष कुंडली में पहली राशि कहलाती है। जैसे आपने बोला कि 12 राशियाँ होती हैं, तो पहली राशि मेष कहलाती है, जिसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। ये साल मैंने बोला है कि अब 7.5 लगी है, तो डेफिनेटली कुछ स्लोनेस, थोड़ी सी स्ट्रेस, थोड़ी सी एंजाइटी चीज़ों को लेकर के रहेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि इस समय उनकी राशि से 12वें घर में है, जो कि मोक्ष घर कहलाता है, यानी न्यू ओपनिंग के डोर खोलने वाला घर कहलाता है 12वां, तो वहाँ चल रहे हैं। और जब राशि में नेक्स्ट ईयर आएंगे तब तकलीफ़ हो सकती है। नेक्स्ट ईयर का अर्थ है 2027 में आएंगे, तब तकलीफ हो सकती है मेष राशि को। लेकिन ये 2025 का जो समय है, ये मेष राशि के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लव अफेक्शन में थोड़ा सा बहुत ही कहना चाहिए डिसिप्लिन में रहना है, अनैतिक संबंधों में नहीं जाना, क्योंकि 12वें घर में शनि चल रहे हैं। तो अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं या कह लीजिए अनैतिक संबंध आप बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज लव अफेयर में कोई प्रॉब्लम ऐसी नज़र मुझे नहीं आ रही मेष राशि। तो अगली राशि है टॉरस। टॉरस को वृषभ कहते हैं, वृष कहते हैं हिंदी में। तो वृषभ राशि के लिए ये सबसे बढ़िया समय चल रहा है। 11वें घर का शनि गोचर कर रहा है और आने वाले जो 6 महीने का समय है, आप ये मान के चलिए कि कुछ राशियां हैं जो 2025 में मैं बोलूँगा तो उनमें से एक राशि अगर अच्छी है या जो अच्छे रिजल्ट्स वाली है, चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, ग्रोथ हो, न्यू ओपनिंग्स हो, उन सब के लिए वृषभ राशि का जो समय है वो बहुत बेहतर रहने वाला है। थोड़ा सा अभी लगभग 29 जुलाई तक ध्यान रखने वाली बात है। तो अगस्त ऑनवर्ड्स चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अक्टूबर के बाद एक और अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा इनको, जब मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में चले जाएंगे जुपिटर। तो वो एक बहुत अच्छा फेज़ है 2 महीने के आसपास का। तो नेक्स्ट ईयर में फिर जब चेंज होंगे फिर कर्क में चले जाएंगे, वो अच्छा है। लेकिन कुल मिला के वृषभ के लिए बहुत बढ़िया समय। तो जेमिनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जेमिनी के लिए हम कह सकते हैं कि एवरेज ईयर है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बैलेंस वाला समय है। लेकिन हाँ, ये है कि इन्होंने अगर पुराने समय कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट प्लान किए होंगे, चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके रिजल्ट्स भी इनको लगभग सितंबर ऑनवर्ड्स अच्छे मिलने वाले। तो अगली राशि है कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा टफ टाइम अभी है, क्योंकि शनि अभी वक्री होंगे 13 तारीख को, तो फिर दोबारा ढैया का इफेक्ट आने लगेगा। नवंबर तक कह सकते हैं, अक्टूबर है बेसिकली, तो नवंबर तक है। तो 3 महीने का टाइम थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है। जॉब चेंज हो सकती है ऐसे लोगों की, या उनका कोई ऐसा, कभी कभी ऐसा लगता है कि पनिशमेंट जॉब मिल गई मेरे को,
बट वो बेटरमेंट के लिए होगी, ये इनको दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रेस लेंगे उस चीज़ को, तो स्ट्रेस से बचने के लिए जो मैंने ढैया के और शनि वाले उपाय बताए थे वो करने से इस समय कह सकते हैं कि आने वाला जो समय कर के लिए वो अक्टूबर के बाद बेटर है। अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाला हो सकता है। और इनकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा लव में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रेकअप हो सकता है। ये एक थोड़ा सा टफ, मैंने बोला ना कि क्योंकि ये जब शनि वक्री होंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इफेक्ट नेगेटिव आएगा। तो आर्गुमेंटेशन में नहीं जाना, लेट गो करके चलना है, क्योंकि ये साल वैसे भी लेट गो का है कि जाने दो यारो, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये मानसिकता रहेगी तो बस निकल जाएगा, ब्रेकअप के चांसेस बनेंगे, लेकिन वो कंप्लीट ब्रेकअप ना होकर के थोड़ा टाइम के लिए आइसोलेशन दे सकता है। रीयूनियन के चांसेस अक्टूबर नवंबर के बाद बढ़िया आ जाए। एंड अगली मोस्ट फेमस राशि लियो, क्योंकि ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, क्योंकि इतना मूलांक भी 8 बनता है। मुझे पता है, इसके लिए आप ज़्यादा इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी राशि भी लियो ही बनती है। ठीक है, देखो लियो के लिए टफ टाइम तो है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत कैजुअल टाइम है, लेकिन सिर्फ शनि को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी प्लैनेट बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या जो काम आप कर रहे हैं उस काम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपके पास जो समय है, यानी जो लियो वाले लोग हैं उनके लिए ये टाइम बेटरमेंट वाला है। नई ओपनिंग्स के लिए अच्छा है, संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता है। अफेयर करना अभी बचना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। चल रहा है तो चलने दीजिए, लेकिन नया एंट्री मत करिए। नई एंट्री अगर करनी है तो उसके लिए फिर आपको जनवरी फरवरी तक का वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब प्रॉपर जुपिटर चेंज करके कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। वैसे ठीक है, हनुमान जी की सेवा में रहें, ग्रोथ दे करके जाएगा। ढैया जरूर है, लेकिन बाकी प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा समय। अगली राशि विर्गो। कन्या राशि के लिए डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि कर्क के लिए और कन्या के लिए थोड़ा सा जब शनि वक्री होंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इनके लिए पर्सनल लाइफ अच्छी है। करियर में थोड़ा सा उठापटक आ सकती है, खासकर उन लोगों के लिए, कुछ लोगों की जॉब नई हो सकती है या ट्रांसफ़र हो सकता है किसी नई जगह पे, वो पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखती हैं। तो उनको भी, कन्या के लिए भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट 70% मैं कहूँगा पॉजिटिव है, 30% फिर भी नेगेटिव माना जा सकता है। लगन और ये ग्रह गोचर को भी देख करके आगे आपको काम करना पड़ेगा। अगली राशि तुला के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, ये मेरी फेवरेट राशि इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल से अगर सबसे ज़्यादा कोई राशि तकलीफ़ में रही है तो वो तुला राशि रही है। और हर बार ऐसा लगता था, हर एस्ट्रोलॉजर या जितने भी हमारे विद्वान मित्र हैं सब लोग अच्छी सी प्रेडिक्शंस लेकर के आते थे, क्योंकि वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आती थी। लेकिन पहले 7.5 रही, फिर थोड़ा गैप मिला, फिर ढैया लग गई, फिर शनि की पनौती आ गई। अब फिर शनिदेव 13 तारीख के बाद फिर वक्री होंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने बोला वृषभ, उसी तरह से वृषभ के साथ तुला भी एक ऐसी राशि है जो आने वाले लगभग 2 साल के लिए, मैं आपको 6 महीने की बात ही नहीं कर रहा, बहुत कुछ बढ़िया इनके लिए होने वाला है। ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला समय इनका चल रहा है, बस इनको जुलाई तक थोड़ा संभालना है। जुलाई के बाद हालांकि शनि वक्री होंगे, लेकिन मंगल निकल जाएंगे सिंह राशि से, निकल करके एक कन्या में जाएंगे, फिर तुला में जाएंगे लगभग 1.5-2 महीने के बाद। तो लगभग अक्टूबर नवंबर के बाद बहुत बढ़िया पीरियड इनका आ रहा है। ग्रोथ है, नए रिलेशन बनाएगा, नए एसोसिएशंस देगा, अच्छे बड़े लोगों के साथ संबंध बनाने का काम करेगा। और ऐसे लोग अगर मान लीजिए थोड़े मीडिया से जुड़े हुए हैं, या थोड़ा सा ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, या मान लीजिए थोड़ा सा पॉडकास्ट या इस तरह की चीज़ों को करते हैं, तो उनके लिए और बेटर है, क्योंकि विदेश भाव से बहुत कुछ देने वाला है। शनि इस समय 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। तो स्कॉर्पियो के बारे में थोड़ा बताइए। स्कॉर्पियो को ढैया चल रही है, जैसा मैंने बताया। अब ढैया का इफेक्ट आ जाएगा धनु के साथ साथ, क्योंकि शनि वक्री होंगे, 2.5-3-4 महीने का समय है। फिर शनि पंचम भी चल रहा है, तो ये टफ है। वृश्चिक राशि के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल का है। ये देखना ज़रूरी है कि महादशा अंतर्दशाएं क्या चल रही हैं, अगर वो भी नेगेटिव हैं तो ये संघर्ष का समय है। बीच बीच में पैसे आएंगे, लेकिन अनैतिक चीज़ों से बचना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ों से बचना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा संभाल लिया तो ये लगभग 1-1.5 साल का समय है, ये निकलने के बाद फिर ठीक रहेगा। लेकिन अभी स्कॉर्पियो के लिए मैं बहुत अच्छा समय नहीं बोलूँगा। धनु राशि, धनु पे ढैया है, जैसा हमने डिस्कशन किया था 5 राशियों में, तो एवरेज कह सकते हैं इसको। मुश्किल का समय है, लेकिन
ओवरऑल चीज़ों को देखेंगे तो 2026 के बाद का जो टाइम है वो ज़्यादा बेटर है। 25 में लगभग 40-60 वाला एक प्रॉफिट और चीज़ों को देखने वाला चीज़ है। शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। धनु के साथ अपना गुरु के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। 2 प्लैनेट्स के उपाय करने बहुत ज़रूरी। अगली राशि मकर। मकर के लिए भी कह सकते हैं कि अब टफ टाइम ख़त्म हो गया है, 7.5 ख़त्म हो गई थी, थोड़ा सा वक्री होने के बाद इफेक्ट आएगा, कुछ भूल चूक लेनी देनी रह गई होगी शनिदेव की तरफ से, तो वो पूरे होने वाली है। बट मकर के लिए ओवरऑल ग्रोथ का पीरियड है, बढ़िया समय है मकर के लिए। नई चीज़ों की शुरुआत भी हो सकती है, पुरानी चीज़ें चल रही थी उनमें नई एसोसिएशन करा सकता है, फॉरेन से कुछ अच्छी इनकम दे सकता है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले हैं या एसोसिएटेड लोग हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, ग्रोथ का है। बस अंतरदशा महादशा जरूर देखने वाली होती है कि वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगली राशि कुंभ। कुंभ के लिए कह सकते हैं कि अब समय बेटर का स्टार्ट हुआ है। लगभग आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि ये जो जून आया है ना, जून ने ही रिलीफ दिया है इनको, वरना पिछला जो समय है इन्होंने तो उसे बोलते हैं ना कि मृत्यु तुल्य कष्टों से निकल करके आए हैं। हालांकि मार्च में शनि ने इनके तीसरे चरण में गोचर कर लिया था, लेकिन वो शनि का राहु का युति, जिसे एक तकलीफ वाला ही समय कहा जा सकता है, मंगल नीच का चल रहा था, तो ओवरऑल चीज़ें खराब रही हैं। लेकिन अब समय बेटर हो रहा है और ईयर एंड आते आते इनको कुछ अच्छी खुशखबरी, कोई नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ का समय इनको आएगा। फिर भी उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि अभी 7.5 ही रहेगी। आखिरी राशि मीन। मीन का समय बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि उनकी अंतरदशा महादशा क्या सपोर्ट कर रही है। शनि की वजह से स्लो ज़रूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ इनको भी दिखाई देंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत सोच समझ करके देखना है, क्योंकि राहु का गोचर 12वें घर में है। तो विदेश से संबंधित कुछ काम तो वो करा सकता है, जॉब चेंज करा सकता है, कुछ नई चीज़ें दे सकता है वो, लेकिन शनि की वजह से रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन है, इनको लगता होगा कि भी 15 दिन में कुछ चीज़ हो जाएगी, वो 3 महीने में हो, 2 महीने में हो, इस तरह की चीज़ें डिले हो सकती हैं। स्ट्रेस रह सकता है, हेल्थ से इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं। उपाय करना ज़रूरी है, संभाल करना ज़रूरी है, लेकिन टफ टाइम निकलने की तरफ चल रहा है। आल्सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यूट्यूब पे अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की स्पेशली बात करते हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दी हुई है, ठीक है, और उनमें से ज़्यादातर उनकी प्रेडिक्शन सही नहीं होती, ठीक है। ये काफ़ी लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की और खुद पे ट्राई भी की होगी। तो मुझे जानना है ऐसा क्यों होता है, मतलब ये काम क्यों नहीं करती उनकी प्रेडिक्शंस। मोहित जी, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे मैंने आपने मुझसे कुछ राशियों के बारे में 2025 कैसा रहेगा, किस तरह का रिजल्ट्स आएंगे, कैसा भविष्य रहेगा, तो मैंने इन जर्नल प्रेडिक्शंस दी हैं। अब इसमें क्या होगा कि किसी का 70% ये प्रेडिक्शन सेट करेगा, किसी को 30%, किसी को 10%, किसी को 100%। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेडिक्शन की जा रही हैं वो एक जर्नल प्रेडिक्शन है। ग्रहों की दशाएं जो परिवर्तन हो रही, उन पे प्रेडिक्शन हो रही है, लेकिन क्या है कि आप खुद को भी देखना पड़ेगा, यानी आपकी कुंडली क्या इंडिकेट करती है। आपको पता लगा कि ऐसी महादशा चल रही है जो बहुत ही अच्छी है, तो उसमें शनि की 7.5 भी आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप नेगेटिव काम करोगे ही नहीं, आप पॉजिटिव काम कर रहे होगे, या आप अपने पुराने प्रारब्ध लेकर के आए हो, पुण्य जो लेकर के आए हो पिछले जन्म के, उनका रिजल्ट आपको वो देने के लिए महादशा मिली हुई है, अंतरदशा मिली हुई है। तो इसीलिए जो आपने शब्द बोला कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस एवरेज आती हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेशन में नहीं आती, उनका रीज़न यही होता है कि वो हर एक पे सेट इसलिए नहीं बैठ पाती कि उनकी अंतरदशा महादशा, प्लैनेट की पोजीशन, उसकी डिग्री, उसका कंजेशन कैसा है, ये उसकी इंडिविजुअल कुंडली पे डिसाइड होता है। इसलिए हम कई बार जब प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं इन जनरल, डेली का बताते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, या साप्ताहिक है, या मासिक है, या वार्षिक है, तो उसमें ज़रूर बोलते हैं कि आप ये अपनी कुंडली में ये भी देख लीजिए कि आपको कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा और प्लैनेट्स का गोचर क्या कहता है। उन्हीं पर सारी इसको बोलते हैं कि फलित कैसे होगी वो चीज़, फलित मतलब एग्जीक्यूट कैसे होगी वो। इसलिए प्रेडिक्शन में
आप मान के चलिए कि हर कोई जो है प्रेडिक्शन कह तो देता है लेकिन वो फलित नहीं होती। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि उस समय उसकी अंतर्दशा महादशा उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। जिसको सपोर्ट करे उसको सेट हो जाए। तो जैसे कि एक होता है सुनना, ठीक है, और एक होता है खुद से चीज़ों को समझना और पढ़ना, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं कि वो प्रेडिक्शन, जैसे अभी ये पॉडकास्ट है, ठीक है, ये रिलीज़ होगा और कुछ लोग सुनेंगे भी, ठीक है, वो जब सुनेंगे उसको अप्लाई भी करें, लेकिन वो देखेंगे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आपने जैसा बोला कि कुंडली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी कुंडली को पढ़ना सीख लेते हैं। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडली साथ में खोल के एक बार जैसे जैसे सर बताएंगे वैसे आप देख लीजिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में हो। बिल्कुल मोहित, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक कुंडली जनरल में के लिए खोलता हूँ इंडिकेशन के लिए, कि सबसे ज़रूरी क्या होता है कि अगर आप किसी कुंडली को इंडिकेशन में लेकर के जा रहे हैं तो उसमें लगभग 12 घर नज़र आते हैं आपको। अब वो जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो तो समझ लेगा। इसमें आपको अगर वैसे भी आपके पास खुद की कुंडली होगी तो उसमें 3-4 चीज़ लिखी होती है। एक लिखा होता है लगन कुंडली, एक लिखा होता है आपकी चंद्र कुंडली, एक लिखा होता है आपकी नववांश कुंडली, और एक आपका लिखा था निर्णय भाव कुंडली। तो अब इतना ज़्यादा तो डिस्कशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हम जनरली नगल कुंडली और चंद्र कुंडली के आधार पर बात कर लेते हैं कि लगन कुंडली क्या होती है। लगन कुंडली क्या होती है कि जब आप जन्म लेते हैं तो उस जन्म लेते समय आपके कुंडली के पहले भाव में जो राशि आती है वो आपका लगन बनता है। जैसे अगर मेरे सामने भी ये कुंडली है, ये कुंडली में पहले नंबर के घर पे 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मिथुन लगन की कुंडली बनी। अब मिथुन लगन की कुंडली बनी तो ये इसकी सारी जो प्रेडिक्शंस होंगी, क्योंकि ये बेस है, लगन जो होता है वो आपका बेस बनता है, कि उस बेस के आधार पर आप सारी चीज़ें करेंगे। जैसे आप घर बनाते हैं तो प्लॉट इज़ ए बेस। अब जो स्ट्रक्चर आप खड़ा करते हो वो बाकी चीज़ें हैं, वो चंद्र कुंडली के आधार पर, सूर्य कुंडली के आधार पर, नववांश कुंडली के आधार पर हम चीज़ों को करते हैं। तो इसी तरह से 12 घरों को हम इंडिकेट करते हैं। फिर जहाँ पर चंद्रमा लिखा होता है, यानी च लिखा होगा या एम लिखा होगा आपकी कुंडली में, जो उनकी इंग्लिश में बनी है वहाँ एम लिखा होगा, तो आप देखिए उस कुंडली में एम कहाँ लिखा है और उसमें नंबर क्या लिखा है। जैसे इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पर जो चंद्रमा यानी एम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 9 नंबर पे। तो 9 नंबर का मतलब क्या हो गया, धनु। तो आपकी राशि क्या बनेगी, आपकी राशि बनेगी धनु, और लग्न आपका बनेगा 3 नंबर है इसलिए मिथुन, यानी जेमिनाइन आपका लग्न हो गया, और आपकी जो राशि बनी वो दैट इज सेजिटेरियस। तो जब कभी आप प्रेडिक्शंस करते हैं, जनरली लोग क्या कहते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1999 एग्जाम्पल के लिए, तो जनरली हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भैया दिसंबर 12 तारीख से लेकर के और 21 जनवरी तक या 16 जनवरी तक की जो टाइमिंग है ये हमारी राशि हो गई। हम उसको वेस्टर्न वाले कैटेगरी में मत लेके जाइए, क्योंकि वो एक जनरलाइज है, वो राशियों के आधार पर चीज़ों को कैलकुलेशन करना बहुत ईजी नहीं हो पाता। वो एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है। आपको ज़्यादा सटीक अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी फिर कुंडली होनी चाहिए, लगन कुंडली बेसिकली, और आपकी चंद्र कुंडली। उसी के आधार पे जैसे लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कशन किया था कि रिजल्ट क्यों नहीं आते, वो रिजल्ट इसीलिए नहीं आती, ये राशि तो अब कई सौ लोग होंगे या लाखों लोग होंगे जिनकी धनु राशि है। अब धनु के बारे में मैंने जैसे बताया आपको कि भाई उनको ढैया चल रही है एग्जाम्पल के लिए, तो सबको ढैया चली तो सारे लोग तो बिल्कुल मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशनिंग क्या है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिट क्या बोल रहा है, डिग्री वाइज क्या है, कौन से नक्षत्र में आपका चंद्रमा है, कौन से नक्षत्र में आपका गोचर चल रहा है, कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, तो फिर आपकी सटीक कैलकुलेशन निकलती है। और उसके बाद फिर आपका इसी तरह से आपका ये हो गया चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली के बाद हम देख लेते हैं उसकी महादशाएँ क्या चल रही हैं। तो आप जब कुंडली में आप जन्मपत्री खोलेंगे तो उसमें महादशा या विषोंतरी महादशा लिखा होगा। उस विषोंतरी महादशा में आप देखिए क्या है। तो जैसे इनकी मैं बात कर रहा हूँ तो इनको जो इस समय चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में इस समय जो अंतर है वो अक्टूबर तक शनि का चल रहा है। तो ये मेरे अपने ही क्लाइंट है, तो मैं समझ पा रहा हूँ इनको स्ट्रगल दिख रहा है, काम होते होते अटक रहे हैं। महादशा बहुत अच्छी मिल गई, मिथुन लगन में शुक्र कारक ग्रह बनते हैं और महादशा मिली है शुक्र की, यानी जो एक तरह से मान के चलिए 12वें घर के स्वामी हैं। तो
डेफिनेटली ये बच्चा जो है या ये जो इंसान है, अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करने की तरफ जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की ट्राई करेगा, वहाँ मिल जाएगी इसको। लेकिन शनि साथ में है तो क्या है, स्लो आ रहा है रिजल्ट। तो इस तरह से किसी भी कुंडली को आप इंडिकेट करेंगे। फिर कभी नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपर इस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। लेकिन आप जब भी प्रेडिक्शन देखते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, सब लोग अपनी अच्छी नॉलेज के हिसाब से बताते हैं। कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर है वो गलत चीज़ बता करके उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो सटीक जो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो आपको अपनी जन्मपत्री देखने के बाद ही पता लगेगा कि अंतरदशा महादशा क्या बोलती है और गोचर इस समय क्या चल रहा है। कई बार महादशाएं बहुत अच्छी चल रही है, अंतरदशाएं बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पता लगा गोचर आ गया, उसने फंसा दिया आपको। अब जैसे गोचर की बात चली तो मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, चंद्रमा है 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो आपका जो माइंड बड़ा, कई बार आपने फील किया होगा ना कि भी माइंड जो है वो बड़ा अनस्टेबल होता है। अभी थोड़ी देर में बड़ा स्विंग मूड है, अभी मूड ख़राब हो गया, 2 घंटे बाद पता लगा कि हम बड़े चिल मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उस समय हो सकता है नेगेटिव प्लैनेट से इफेक्टेड था और आपका मन बहुत उदास था, टेंशन में था, इरिटेशन थी, बहुत इम्पल्सिवनेस थी। लेकिन वो जैसे ही चंद्रमा उस पोजीशन से निकला, इमीडिएटली आप रूल आउट करके बाहर निकल के आगे पॉजिटिव होने लगते हैं। तो इस तरह से हर ग्रह का ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस टाइम में। चंद्रमा का 2.25 दिन है, नॉर्मली बुध जो है वो 20-21 दिन में बदलता है, शुक्र है लगभग 1 महीने का आसपास का टाइम लेता है, आपका सूर्य भी 1 महीने का समय लेता है राशि परिवर्तन करने में। बड़े प्लैनेट जो डरते हैं, जैसे आपने को मैंने कहा था कि शनि लगभग 30 महीने लेता है एक राशि बदलने में, राहु केतु 18 महीने लेते हैं, गुरु की आप बात करोगे तो लगभग 13 महीने का समय लेता है राशि परिवर्तन। तो मेजरली जब हम इन ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं तो प्रेडिक्शंस करते समय उनको ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि कब तक हो जाएगा। चंद्रमा वगैरह तो 1-2 दिन में ही बदल जाते हैं, तो उसमें कोई बात। When I was looking for a right guest for this podcast, तो मैंने आपसे पहले 2-3 लोगों को मैंने अप्रोच किया था, बट आई वॉजंट सेटिस्फाइड। मुझे लगा कि यार ये इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, या इनका एक नैरेटिव ये सेल करना चाहते हैं बेसिकली। तो जब मेरे आपसे बात हुई, देन आई थॉट कि दिस इज़ द जेन्युइन पर्सन, ठीक है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। बट अगर मैं मार्केट की बात करूँ या सोशल मीडिया की बात करूँ, बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर कह सकते हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, ठीक है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसकी वजह से जो एक ये फील्ड है उसका नाम भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और देखिए, एस्ट्रोलॉजी कोई ऑर्थोडॉक्स चीज़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है, एक साइंस है, और उसकी कैलकुलेशन आप कितनी परफेक्टली कर पाते हैं यही डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएंगे, आपकी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट होगी, फलित होगी। अब बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, ये अपनी अपनी सबके कर्म हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में लगभग सारे ही एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो गलत प्रेडिक्शंस करने के लिए आते हैं। लेकिन 90-95% लोग अच्छे हैं। जब आप कोई भी व्यूअर है किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सर्च करता है, देखता है, तो आप ऐसा मत करिए कि किसी भी चीज़ को एक इंट्रोवर्ट तरीके से समझ लें। आप ओपन माइंड से देखिए, समझिए, फॉलो तभी आप करिए जब आपको लगता है कि कई सारी चीज़ें सटीकली आपके साथ सेट हो रही है। डरना नहीं है। सबसे बड़ी एक समस्या है एस्ट्रोलॉजी में कि अधिकतर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपने हर उसमें लोगों को एक भय क्रिएट करते हैं कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। तो कृपया उनसे ना आप घबराएं, डरना नहीं है। कोई भी प्लैनेट या कोई भी जो ग्रह है वो नेगेटिव नहीं होता, ये मेरी अपनी एनालिसिस बोलती है। आपने खाली उसको अलाइन करना है। वो तो देने आया है आपको। अब वो नेगेटिव लेना चाहते हो तो आप उसके अगेंस्ट काम करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। आप पॉजिटिव लेना चाहते हो तो आप उसको उसके जो वो करना चाहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। लोग राहु केतु से बहुत डरते हैं, शनि के साथ साथ। राहु को मैं अधिकतर जितने भी लोग हैं वो इंडिकेट करते हैं राहु जो है इल्यूजन है, कंफ्यूज करता है, भ्रम है। ऐसा एक पार्ट है ना उसका। लेकिन राहु के साथ पॉजिटिव पार्ट क्या है? राहु इज एक्सपेंशन, राहु इज थॉट, राहु इज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये इसके पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं? पॉजिटिव पार्ट की तरफ नहीं जा रहे होते। जितना पैसा, जितनी ग्रोथ, जितनी तरक्की राहु दे सकता है उतनी तरक्की किसी और प्लैनेट को देने की पावर ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रेन है।
आपका ब्रेन है वो, यानी आपका माइंड इतना तेज चला सकता है कि आप सेकंड्स में डिसीजंस ले सकते हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अब आपने उसको पॉजिटिव यूज़ करना है। अब नेगेटिव में कि ठीक है राहु चल रहा है, टेंशन में है, अफेयर कर लिया, डिप्रेशन में चले गए, तो वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। तो आप उस टाइम पे क्या करो, आप मेडिटेशन करो, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, आप थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस करो। केतु इज सेम, केतु के टाइम पर लोग क्या कहते हैं, डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, सच है, लेकिन पुराने प्रारब्ध को पूरा करने का काम भी जितना आपको एक एग्रेसिव रिजल्ट दे सकता है केतु, उतना और कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। लेकिन वो क्या कहता है कि आप पहले, जैसे अभी मैंने बोला, आपने स्टार्टिंग में मुझसे प्रश्न किया था, तो मैंने कहा था कि 9 और केतु लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, नई चीज़ की तरफ लेकर के जाते हैं। तभी ये आइसोलेशन देते हैं, तभी आपको सेपरेशन देते हैं, तभी आपको स्पिरिचुअल बन जाओ ना, आप आध्यात्मिक हो जाओ। केतु आपको वो दे सकता है जो आपने सोचा ही नहीं है। आप दूसरों के लिए सोचो। केतु इज इंटेंशन, राहु इज विश। जिस इंटेंशन से आप इच्छा रखोगे तो दोनों प्लैनेट आपको पॉजिटिव देंगे। आप अगर इंटेंशन आपकी नेगेटिव है कि मैं सामने वाले की जेब से पैसे निकाल लूँ, और केतु की महादशा है, अंतरदशा है, तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो, ये सच है। लेकिन इंटेंशन ये हो कि यार मैं कैसे सामने वाले का भला कर सकता हूँ, तो बहुत पैसा आएगा, बहुत मान सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी आपकी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, मंगल दोष से काफ़ी लोग डरते हैं, या कह सकते हैं उनके दिल में कह सकते हैं छोटा डर है, या वो कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंगल दोष असल में है क्या, इसके रेमेडीज़ क्या है, और अगर आप इसको ओवरऑल अगर बेसिक ओवरव्यू हमको दे दें तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। देखिए, आज आप जनरली देखिएगा कि लगभग 70% लोगों की कुंडली में मंगल दोष क्रिएटेड है। अब वो आपके हाथ में तो नहीं है, आप जन्म लेते हो तो जो कुंडली आपकी बनी है उसी हिसाब से आपके प्लैनेट की पोजीशन होगी, आप चाह करके तो बदल नहीं सकते उसको। मंगल दोष कैसे बनता है वो मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देता हूँ। जो भी लोग व्यूवर देख रहे हैं वो अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। जब आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में, चौथे घर में और 8वें घर में होता है तो इसको कहा जाता है कि पूर्ण मांगलिक दोष है, यानी ऐसा बच्चा मांगलिक है। और 7वें और 12वें घर में जब होता है तो उसको कहा जाता है आंशिक मांगलिक है। लेकिन आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये ज़रूर कहा जाता है कि आंशिक मांगलिक में पावर मंगल की थोड़ी कम हो गई है, तो ऐसा बच्चा नॉन मांगलिक के साथ भी शादी कर सकता है और मांगलिक के साथ भी शादी कर सकता है। अब मुद्दा क्या है कि ये दोष है या ये कुछ और चीज़ है। मैं इसको दोष नहीं बोलूँगा, ये मंगल का एक पावर है आपके पास। अब हम मंगलिक बच्चे की मंगलिक से शादी क्यों कराते हैं कि दोनों की पावर बैलेंस हो जाए। अब एक आदमी, मान लीजिए युद्ध के लिए आप लड़ रहे हो, कुश्ती करने के लिए चले गए, तो एक जो है वो 30 किलो का है एक पहलवान, और एक पहलवान आपका 100 किलो का है, तो क्या वो लड़ सकते हैं? वो युद्ध नहीं हो सकता, वो पहले वाला पहले ही हार जाएगा। तो सेम इज़ दी मंगल। मंगल की स्ट्रेंथ, पावर है आपकी, ये एनर्जी है और प्रोडक्शन है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कहा जाता है कि ऐसा बच्चा या ऐसा जो जातक है या ऐसा जो जोडिक सानियर होल्डर है वो मांगलिक से ही शादी करेगा, तो दोनों में चीज़ें बैलेंस रहेंगी। वरना क्या होता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हो सकता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट कैसी है सामने वाले की कुंडली में भी। तो मंगल दोष हम नहीं कहेंगे इसको, मंगल की एक पावर है। जब हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने का काम है, तो वो बैलेंस करना ठीक है। और फिर भी अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो इसकी कुछ शांति भी होती है। आप मंगल के जाप करा लीजिए, 18,000 जाप होते हैं जीवन में, एक बार आप करा के उसकी मंगल की शांति होगी, दान कर दीजिए। या कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में शादी हो गई, कुंडली मैच नहीं हुआ, अब उस केस में क्या है कि एक तो मंगल की शांति के लिए आप मंगल जाप कराइए, रेगुलर हनुमान जी की पूजा करिए। जितना आप करेंगे उतना ही मंगल शांत रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है, मंगल दोष है और लगता है फिर भी प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर जो है एक कुंभ विवाह होता है। जितने भी किसी से जानकारी लेंगे तो एस्ट्रोलॉजर जानते हैं कि कुंभ विवाह करा सकते हैं। एक फिल्म आई थी कौन सी, वो उसमें भी कराया था, वो केले के पेड़ के साथ शादी होती है। तो इस तरह के कुछ अपने उपाय हैं। पीपल के पेड़ के साथ विवाह कर दिया जाता है, फिर उसको
कहीं पर स्थापित कर दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि मंगल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है अब वो इस जातक पर नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। और कोई ये नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, बस एक ही एनर्जी है, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अब पीपल के साथ शादी करने का अर्थ क्या हुआ कि जो एनर्जी आपके पास थी वो पीपल के साथ कनेक्ट करने के बाद भूमि के साथ चली गई। मंगल इज द कारक ऑफ भूमि, तो वो एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी, आपके परिवार में तकलीफ नहीं देगी। उस तरह की चीज़ों को किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला दोष है पितृदोष। तो पितरों के हमें पता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनके, तो मुझे जानना है कि इसके मतलब लोग इस चीज़ को भी काफ़ी सीरियसली लेते हैं, इसकी क्या रेमेडीज है और ये क्या है सब? देखिए ये बहुत अच्छा इसलिए आपका प्रश्न है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि पितृदोष है मेरी कुंडली में, और वो दुनिया भर के उपाय करते रहते हैं, पंडितों के पास जाते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते रहते हैं। वो भी अब किसी ने ध्यान दे दिया तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि बेसिकली क्या है, पितृदोष का अर्थ क्या होता है, जैसे आपने बोला कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे कुछ चाहते हैं या उनकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स थी जो वो अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाए, और हम उनके संतति हैं, हम उनके परिवार में आए हैं, तो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें हम पूरी करें। अब दो तरह से होता है ये कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में केतु का संबंध बन गया तो पितृदोष बन जाएगा, चंद्रमा के साथ बन गया, सूर्य के साथ बन गया, राहु का संबंध बन गया तो पितृदोष बन जाएगा, या कभी पंचम भाव नवम भाव के साथ इस तरह के संबंध बन जाते हैं तो पितृदोष क्रिएट होता है, राहु की प्लेसमेंट ऐसी हो जाती है। तो अब उस पितृदोष के लिए करना क्या है, एक तो पितृदोष की शांति होती है। जनरली मैं तो इंडिकेशन ये देता हूँ कि उसके लिए सिर्फ एक ही स्थान है जो है बोध गया, बिहार में ये स्थान पड़ता है। उस समय साल में एक बार जब पितृपक्ष आता है उस समय आप जाइए, अपने पितरों की शांति वहाँ कराइए, पिंडदान कर दीजिए, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने एक विशेष पूजा करा के उनको विदा कर दिया। एक तो उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय क्या होता है कि आप अगर इन जनरल अपने घर में करना चाहते हैं तो महीने में एक बार जो है महीने में अमावस्या आती है, 12 अमावस्या आती हैं साल में, 12 की 12 अमावस्या में आप अपने पितरों के लिए कुछ दान करें। सूखा दान कर सकते हैं, भोजन बना करके एक भोजन की थाली जो है वो गाय को खिलाइए, एक भोजन की थाली मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए, कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। जितना आप देखो, पितरों के लिए दान जो है वो ही एक रेमेडी है और कोई नहीं है। एक पूजा है जो मैंने बताया कि बोध गया में जाकर के पितृ शांति की पूजा आप करा सकते हैं। दूसरा क्या है कि रेगुलर हर महीने अमावस्या के समय आप गौ सेवा करो, आप गंगा स्नान करिए, आप जब जब समय इस तरह का आता है उस समय आप किसी भी अनाज का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, अपने पितरों को याद करिए। बेसिकली वो क्या कहते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ कनेक्ट रखिए, आशीर्वाद लेते रहिए, तो पितृदोष तकलीफ इतनी नहीं देगा। लेकिन 90% लोगों में प्रॉब्लम ये आती है उनको पता ही नहीं होता और उनके काम ही नहीं होते। घर में परेशानी क्या हो सकती है, धन का अभाव हो सकता है, घर में बीमारियाँ हो रह सकती हैं, प्रयास कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही, ग्रह कुंडली बहुत अच्छा इंडिकेट कर रही है, महादशा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पता लगा पितृदोष है तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो ये सारी परेशानियां इसमें आती हैं। उपाय करने से समाधान हो जाता है, और कुछ उपाय रेगुलर वाले हैं जैसे मैंने बोला हर महीने वाले हैं, और एक उपाय जो है साल में एक बार है या जीवन में एक बार करने का है। तो वो पितृदोष के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। पितरों की उपाय, पितरों की सेवा, पितरों को याद करना, वो आपके एंसेस्टर आपसे चाहते हैं, वो सेवा करिए। आप हो सके तो गोदान कर दीजिए कभी जीवन में एक बार, गाय की सम राशि जो भी होती है वो कर दीजिए। गौशाला की में जाकर के सेवा करना पितरों के लिए सबसे विशेष रूप से माना जाता है कि सबसे आसान बढ़िया उपाय। तो इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है ज़्यादातर कि जब भी लड़का और लड़की की शादी होनी होती है तो एक पंडित को बुलाया जाता है और उन दोनों की कुंडलियाँ मैच करवाई जाती है और गुण मैच किए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से 36 के 36 गुण नहीं मिलते हैं। तो मुझे जानना है कि कितने गुण मिले कि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी हो, सेक्सुअली भी और इमोशनली भी। देखिए जो आपने प्रश्न किया, इसमें गुणों का इतना ज़्यादा महत्व मैं नहीं मानता हूँ कि कई बार मैंने खुद ऐसी कुंडलियाँ मिलवाई जिनमें 12-12, 13-13 गुण भी मिले और वो दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली। इन जनरल अगर हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि टोटल 36 गुण होते हैं किसी भी कुंडली में, चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे वो स्त्री की कुंडली हो। 36 गुणों में अगर आपके 50% यानी लगभग 18 गुण भी मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि ये शादी की जा सकती है, करना ठीक है, रिकमेंडेड है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन दोनों बच्चों की महादशा क्या चल रही है। ठीक है,
प्लेसमेंट ऑफ मंगल क्या है, प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर क्या है, प्लेसमेंट ऑफ वीनस क्या है। ये मेजर अच्छे प्लैनेट्स हैं जिनको देखना चाहिए। उसके अलावा राहु की पोजीशनिंग और केतु की पोजीशनिंग भी ज़रूर देखनी चाहिए। चाहे गुण कई बार ऐसा होता है कि 25 गुण मिल गए और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कुंडली मिलाई थी, गुण कितने मिले थे जी, 24 गुण मिले थे, 28 गुण मिले थे और डाइवोर्स हो गया। तो वहाँ कंडीशन क्या आती है, राहु केतु की प्लेसमेंट क्या है, प्लस क्या महादशा ऐसी मिल रही है। पता लगा शादी हुई और केतु की अंतर्दशा आ गई या महादशा आ गई और सिचुएशन ऐसी रही है कि वो समय बहुत अच्छा उसका नहीं है, तो ऐसे केस में सेपरेशन होगा ही होगा, चाह करके भी। और गलती से अगर मान लीजिए केतु ऐसी जगह बैठा हुआ है जो कि नेगेटिव घर है, तो डेफिनेटली ऐसी जगह पर वो सेपरेशन या डाइवोर्स जैसी कंडीशन बन जाती है। आपने देखा 2-2 महीने 3-3 महीनों में भी डाइवोर्स के केसेस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भी, मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलूँगा, आपके व्यूवर्स को बोलूँगा कि प्लीज़ गुण मैच के अलावा ये बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन है उनको भी बहुत ज़रूरी है कंसिडर करना, ताकि केवल गुण मैच के आधार पर ही आप शादी ना करें। आप बाकी चीज़ों को भी देखिए कि आने वाला समय आपका कैसा रहेगा, महादशा, अंतर्दशा, गोचर और प्लेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। गुण एक पार्ट है जो एक बेसिक स्टेप कह सकते हैं रिश्ता होने का, तो 18 गुण से ज़्यादा मिलते हैं तो वो शादी के लिए रिकमेंडेड कुंडली मानी जाती है। तो इस साल जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन 6 महीनों में इंडिया पाकिस्तान वॉर, रणवीर अलाहाबादी कंट्रोवर्सी, जैसे अगर मैं राशिमानी की बात करूँ, उनके एकदम से ग्रोथ हुई और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, तो इन 6 महीनों में हमने बहुत अप डाउन्स देखे हैं। तो बाकी के 6 महीने में क्या होने वाला है, क्या वो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन प्लैनेटरी पोजीशंस? देखो मोहित, जो अभी 6 महीने गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, जो जनरली ऐसा होता नहीं है। लगभग 15 साल, 20 साल, 15 साल से ज़्यादा के समय में, कभी 8 साल के समय में ऐसा समय आता है जिस समय इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आपको याद हो, कोरोना काल जब इस समय आया था उस समय भी इस तरह का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बट वो एक अलग इम्पैक्ट था। सेम इस साल भी ऐसा ही हुआ है। शुरुआत हुई, एक तो जैसे मैंने बोला कि ये साल है ही क्या, न्यू बिगनिंग का है, कंप्लीशन का है। तो पुरानी चीज़ें ख़त्म होगी, नई चीज़ें आएंगी। तो वही वाली बात है कि जब तक पुराना नहीं जाएगा नया कैसे आएगा। कंट्रोवर्सी क्यों हुई, उसके पीछे रीज़न यही कि शनि का ट्रांसफॉर्मेशन, मंगल नीचता में रहा है, पिछले लास्ट ईयर अक्टूबर से नीच रहा है, जो जाकर के जून में अब अपनी नीचता से निकला है। लेकिन निकलते ही कहाँ चला गया, केतु के साथ, जो कि एक टफ कॉम्बिनेशन है, जिसको बिल्कुल विकराल रूप मान के चलिए कि जो लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं अभी आप देखो ना। कल ही मैं किसी से डिस्कशन कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पे अटैक होने वाला है, कभी भी हो सकता है आने वाले 24 से 72 घंटे में। आज सुबह क्या हुआ, यही हुआ। तो अभी का समय 29 जुलाई तक तो आप कह सकते हैं कि रहेगा इसी तरह का, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे एक कंप्लीशन की तरफ जाएंगी, नए सिस्टम बनेंगे। अगर वर्ल्ड वाइड आप बात करें तो नए सिस्टम बनेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि अगर हम भारत की कुंडली की बात करें, भारत को भी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल का ही एक्टिवाइजेशन है, मंगल का ही ईयर है, तो डेफिनेटली हमें फाइट्स देखने को मिलेंगी। हमारी भी आर्मी कहीं ना कहीं एक्टिव हो सकती है आने वाले कुछ समय में भी। ऐसा नहीं है कि अभी खतरा टल गया है। ओवरऑल पॉलिटिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बड़ी घटनाएं घट सकती हैं आने वाले 3-4-5 महीने में। तो ये कह सकता हूँ कि ये जो साल है, ये साल एक नई चीज़ों को देने वाला है। बहुत सारी घटनाएं अभी हो चुकी हैं और बहुत सारी घटनाएं अभी होने वाली हैं, लेकिन जाते जाते साल एक प्लेटफॉर्म दे करके जाएगा ओवरऑल चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, इस तरह से आप कह सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें इन जनरल हम सब लोगों के लिए, तो हम लोगों के लिए भी वही चीज़ें हैं कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ नया होगा, पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी। ओवरऑल चीज़ें अक्टूबर के बाद कुछ बेटरमेंट आप कह सकते हैं दिखने को मिलेगा। लेकिन हम थोड़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ना हमें 3 स्टेप्स बता दें कि सही मानों में मैनिफेस्ट किया कैसे जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी कि कोई यूट्यूबर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैं वो आप 3 स्टेप बता दें जो ईजी हो फॉलो करना। देखिए, मैनिफेस्टेशन ना वर्ड तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये बहुत डीप है। कई बार होता है ना कि हम जो सोचते हैं वो हो जाए या हो जाता है। आपने सुना होगा ना कि यार जो मैं बोलता हूँ वही चीज़ हो गई।
तो ये तो आपकी गॉड गिफ्टेड है, ये आपके पुराने प्रारब्ध लेकर के आप आए हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर है कि आप जो बोलते हो वो हो जाता है। लेकिन अगर आपने उस डायरेक्शन में काम करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि मेडिटेशन को आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना पड़ेगा। ये पहला पार्ट है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कि यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे। तो आप मेडिटेशन करिए, किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी मंत्र के साथ कर सकते हैं, किसी म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक ऐसा हो जो पीस देने वाला हो। जनरली मैं तो इंडिकेट करता हूँ ओम के साथ चैंट करो आप, या ओम नमः शिवाय करिए, या हरे कृष्णा हरे राम, इस तरह के किसी मंत्र के साथ आप, चाहे आप YouTube पे लगा दीजिए, चाहे आप एलेक्सा पे लगा दीजिए, आप करना स्टार्ट करिए। 10 से 15-20 मिनट आप अपने आप को कंसंट्रेशन पे लेके आइए। मैनिफेस्टेशन से पहले आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है, थोड़ा सा योग करिए। योग के बाद फिर आपको मैनिफेस्टेशन के लिए आपको, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ रिलेटेड टू द केतु, क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का काम करेगा। तो केतु के पास तो माइंड नहीं है, धड़ ही धड़ है, तो इसलिए इट इज़ मोर रिलेटेड टू द केतु प्लैनेट। तो जब आप उसको एक्टिव करेंगे तो वो क्या कहता है, इट शुड बी ए पॉजिटिव इंटेंशन। अगर आपकी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कोई मैनिफेस्टेशन आप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड, ये हो जाएगी। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, फोकस करिए, किसी भी एक मंत्र को करिए। कोई सामने पोस्टर लगा सकते हैं, कोई भगवान की मूर्ति लगा सकते हैं, कोई चक्र लगा सकते हैं, कोई एक बिंदु लगा सकते हैं। नहीं कर सकते तो अपनी सांसों के साथ करना स्टार्ट करिए कि यू आर टेकिंग ब्रेथ इन आउट, ये फील आपको होना चाहिए। लगभग 21 डेज़ का टाइम रहता है। 21 दिन अगर आपने इसे कर लिया, तब तक मन भटकेगा। आप कर ये रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा होगा कि अभी तो सब्जी जल गई होगी, अभी तो ऑफिस में कुछ काम करना है मेरे को, तो ये चीज़ें रहेंगी। बट 21 डेज़ के बाद धीरे धीरे यू विल बी मोर फोकस्ड। और फिर मैनिफेस्टेशन करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिए, भगवान का पर छोड़ दीजिए। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन नहीं हो सकता। तो मेरी अपनी तो ये धारणा है, हर तरह से लोग करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को फ्री कर दीजिए। जब तक आप खाली नहीं होंगे तब तक नई चीज़ नहीं आएगी। तो पॉजिटिव होकर के आप चीज़ें करना शुरू करेंगे, फिर आप मैनिफेस्ट करिए, कुछ भी एक चीज़ करिए, फिर उसको देखिए वो हो रही कि नहीं हो रही है, बट वो पॉजिटिव हो, किसी का बुरे के लिए मैनिफेस्टेशन ना करें। इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि खुद को पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। तो इसमें एक चीज़ हो सकती है कि जब भी वो काम करते हैं ना, तो आप उसको कि भी काम का आउटकम क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आप बस में एफर्ट दे सकते हो, तो वो उसके बक्के कि ये काम मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ये मैं आपके कंधों पे सौंप रहा हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप सरेंडर कर देते हो कि भाई आप अपना कर्म कर रहे हो, आपने कोई भी काम करना है, अब उसमें कर्म का मतलब कि भगवान तू ही कर, ऐसा नहीं है, वो नहीं करने वाले, कर्म आपको करना है। कर्म मैं कर रहा हूँ, बट रिजल्ट छोड़ दीजिए, रिजल्ट आना है। देखिए, आपने साइंस पढ़ी होगी कि कोई भी अगर आपने वर्क किया है या कोई भी एनर्जी आपने यूज़ करी है, आप वो इनपुट करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। डिपेंड करता है कि आप कितने फोर्स से वो कर रहे हो, यानी कितनी डेडिकेशन से आप कर रहे हो। किसी का रिजल्ट हो सकता है 15 दिन में आता हो, किसी का 2 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का 1 साल में, बट वो आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो रहा। और बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंसान जो है वो भगवान को ही छोड़ता है कि मैं तेरी पूजा करता था, मैं तो बड़ा धम मानता था, देखो मेरा ही बुरा किया तुमने, वो देखो वो तो पता नहीं कितना गलत इंसान है, वो तो तरक्की करता जा रहा है। तो आप मतलब हमें ये चीज़ नहीं सोचनी, हमें ये सोचनी है कि भी कैसे हम अच्छा पॉजिटिव रह सकते हैं। लेट लीव दी थिंग्स, यानी लेट गो। मैंने खुद बोला था कि जब आप लेट गो करते हो तो आप चीज़ों को एब्जॉर्व करने की तरफ जाते हो, छोड़ रहे हो तो नई चीज़ आएगी। आल्सो मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को, जितने भी लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अगर एक पाथ पे आकर डेड एंड हो जाए तो आप थोड़े से कुछ कदम पीछे ले लो और एक नया रास्ता चूज़ कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस रास्ते पे आपको मंजिल मिले। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत ही अच्छी बात लास्ट में बोली है, मेरे को अच्छा लगा कि देखिए आप जब तक सरेंडर वाला पॉइंट फिर आपने बोला है कि आप छोड़ करके पीछे रुके हो और आप पॉज ले रहे हो। पॉज ले करके आप जब सोच लेते हो कि हाँ अब मैं ठीक चल रहा हूँ, तो फिर आपकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, आपका माइंड भी क्लियर होता है और आप एक अच्छी चीज़ पे पहुँच भी पाते हैं।
तो कुल मिला के ये आपने पॉइंट अच्छा बोला, यही चीज़ है, भगवान भी यही कहता है कि आप एक बार सोच करके आगे बढ़ेंगे। वो दोहा है ना, बिना विचारे कर्म करे मन में हो पछतावा वाला जो शब्द है, तो आपको पछताना नहीं है, आप सोच के करेंगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही आएंगे। आप बिना सोचे समझे करेंगे तो फिर जग में होत हसाए वाला शब्द चलेगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपसे बात करके मज़ा आया। उम्मीद है आपके साथ एक नया पॉडकास्ट हम करेंगे। एंड दिस इज़ मोहित कुमार साइनिंग ऑफ। हमारी मुलाकात फिर से होगी।